आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट पैराडाइम, द यूएस और इसराइल के जो इंटरेस्ट हैं स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट। ठीक है, खलीज में जो इनके इंटरेस्ट हैं यूएस के और इसराइल के, और करंट पैराडाइम क्या चल रहा है। तो वी हैव टू गो थ्रू ये जनरली टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उनके अलायंसेस, यानी किस मुल्क के किस दूसरे ममालिक के साथ जो है वो क्या क्या ताल्लुकात हैं और उसकी क्या क्या नौयत है। ठीक है, तो इस पूरे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कवर करेंगे और ये तमाम चीज़ें कैसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे इफेक्ट छोड़ती हैं, तो हम इन सब को कवर करेंगे। ओके, बट विद इन द पार्टिसिपेंट्स, अगर किसी ने इन टॉपिक्स पे रिसर्च की है, जो फ्लायर अनाउंस हुआ था आपके ग्रुप्स में, सो who would like to participate, please raise their hands. Okay, Saira, I will unmute you. Saira, I have sent you a request. जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत ज़्यादा इस टॉपिक की नहीं समझ आई है क्योंकि मुझे इतना बैकग्राउंड भी नहीं पता था, लेकिन मैंने अब्राहम एकॉर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की थी। इसमें मुझे ये समझ आया कि Abraham Accords are the set of diplomatic agreements signed between Israel and United Arab Emirates and Bahrain on September 15, 2020. To normalize relations between the countries. और इसी तरह के एग्रीमेंट्स इन्होंने उसके साथ भी किए थे डिफरेंट जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, जिसमें एक सेकेंड उन्होंने अलायंस किए थे इनके साथ, ताकि अब्राहम एकॉर्ड तो बेसिकली 3 कंट्रीज में था आई गेस, जिसमें जो मुझे समझ आया बेसिकली इसमें एक ये डोनाल्ड ट्रम्प का दौर था और इसके अंदर इन्होंने यूएई था एक, और एक ओमान था, और एक और कंट्री थी। 3 थे ये लोग, और इन्होंने ये अलायंस किया था ताकि इजराइल को एक्सेप्ट भी करें, और फिर जब इजराइल को कोई मौका है तो ये सपोर्ट भी करेंगे इजराइल को। तो अभी जो वॉर हो रही है इसका इफेक्ट जो नजर आ रहा है वो यही हो रहा है कि ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और मुस्लिम्स को मतलब पैलेस्टीनियंस को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने चूंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग की भी थी, तो इसलिए इनको बहुत आसानी हुई ये वाली वॉर कंडक्ट कराने में। मुझे ये समझ आया है अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इनको बहुत इजी हो गया ये वॉर कंडक्ट करना। ओके, थैंक यू सायरा, आपने अच्छा समझा है, बट यू नीड टू इलैबोरेट इट। ठीक है, तो हम किसी और को भी मौका देते हैं। ओके ओके, इट इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू, लेकिन ये है ना, थोड़ा और इलैबोरेट हो जाए। ओके, नाउ मुनज्जा, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। Okay, Assalamu alaikum. I will explain Abraham Accord. ये series of treaties between diplomatic relationship इसराइल ने इसराइल between five countries इसराइल, यूएई, सूडान, बहरीन और मोरक्को, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अंडर करवाई थी। ये डोनाल्ड ट्रम्प के एरा में हुआ था 2020 में। 5 ये जो कंट्रीज थी इन्होंने पीस एग्रीमेंट्स किए थे एक दूसरे के साथ, जैसे इजिप्ट और जॉर्डन ने इसराइल के साथ किए थे, इसी तरीके से इन्होंने 4 कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ किए थे। अगर हम लोग इसराइल और यूए के एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, अगस्त में स्टार्ट हुआ था। इसराइल ने अपने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ऑफिस जो था वो यूएई में 2015 में कायम किया था। इन दोनों के दरमियान सीक्रेट जो आपस में ट्रिप्स वगैरह थे, आपस में एक दूसरे के साथ किया भी करते थे। और जब कोविड पेंडेमिक हुआ था तो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ट्रिप्स, जो 3 ट्रिप्स मोसाद के चीफ ने किए थे, वो ये कोविड पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए किए थे। इसराइल और यूएई ने जब अपने साथ ट्रेड की थी तो अब तक कम से कम 1 बिलियन ट्रेड इन्होंने एक दूसरे के साथ की है। यूएई की जो गवर्नमेंट थी, जो जितने भी लोग थे, उन्होंने एज सच ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया था इसके ऊपर। अगर हम इसराइल और बहरीन के बारे में बात करें तो उन्होंने सितंबर में 2020 में इन्होंने ये एग्रीमेंट किया था। बहरीन ने एक हेल्ड की थी कॉन्फ्रेंस, पीस
टू प्रोस्पेरिटी कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको कंडक्ट कराया था और पैलेस्टाइन के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इसको साथ बॉयकॉट किया था, इसको अटेंड ही नहीं की थी, लेकिन इसराइल के जितने भी इन्होंने अटेंड की थी। यूएई और बहरीन ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग इसराइल की मदद करेंगे और हम यूएस को भी एक अदद यूनिफाइड करेंगे, इनके सामने कंडक्ट करेंगे कि अगर ईरान कोई भी न्यूक्लियर डील कर रहा है और ईरान कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल को प्रोग्राम बना रहा है तो हम इसके बारे में यूएस को बताएंगे। अगर हम सूडान के बारे में बात करें तो सूडान ने अक्टूबर में 2020 में इसराइल के साथ एग्रीमेंट किया था, जिसके अंदर सूडानीज के सूडान में जितने भी लोग थे उसको कंडेम किया था कि हम लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। इवन दो जो 3 सूडान के ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास कोई भी इसराइल के लोग नहीं है, हम लोग उसको कंडेम नहीं करते, हम लोग ने इसके बारे में मानना ही नहीं है। जिसकी वजह से सूडान के जो ऑफिशियल्स थे, जो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस बारे में कहा था कि हम लोग मिलिट्री की जितनी भी फोर्स है उसको कैंसिल करेंगे, उसको हम लोग मिलिट्री की जो फोर्स है जो हम लोगों ने इनको एक अदद पावर दे रखी है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे और सिविलियन गवर्नमेंट बनाएंगे। तो अभी तक सूडान के साथ जो पीस एग्रीमेंट था वो इसराइल का नहीं हो सका। इवन दो अभी शुरू में इस ईयर के शुरू में नेतन्याहू ने बोला था कि हम सूडान के साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे उनके साथ हमारे जो रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो जाए। फिर दिसंबर में मोरक्को में 2020 में इसराइल ने अपने साथ इनके साथ ताल्लुकात कायम किए थे। इस मोरक्को के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने बोला था कि देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ जूइश मोरक्को जूइश, तो हम लोग इनके साथ कंडेम करेंगे, हम इनके साथ जो है एग्रीमेंट करेंगे। सॉरी, इसके बाद पैलेस्टाइन के जो लोग थे उन्होंने इसको कंडेम किया, उसको बोला कि हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते, ये यूएई ने हमारे साथ जितने भी जो अरब ममालिक उन्होंने हमारे साथ गलत किया कि इनके साथ जो है वो मुआहिदा करके। देयर इज वन ऑफ द पर्सन इन यूएई का जो एक बंदा था डेनिस रॉस, फॉर्मर मिडिल ईस्ट पीस, उसने बोला था यूएस राइट में कि यूएई ने जो मूव लिया है, जो उसके साथ इसराइल के साथ पीस एग्रीमेंट किया है, वो पैलेस्टाइनियों के साथ बैठ के इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग पीस इसराइल के साथ करने की कोशिश भी करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay, thank you, Munazza. It was a good research. It shows that you have researched on it, and it was a good research. और अगर इनकी बात करें ये 2020 में, तो सूडान ने एक्चुअली वो साइन किया है अब्राहम अकॉर्ड। हैव यू चेक्ड इट? मैंने चेक किया था, मैंने सूडान उन सब की साइड से चेक किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम सूडान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको कैंसिल आउट कर दिया था, तो अभी तक इनके ऊपर काम चल रहा है। हाँ, इट्स स्टिल इन प्रोसेस। ठीक है, तो और ये सब पैलेस्टीनियन जो है वो इन चीज़ों के खिलाफ क्यों हैं? डू यू हैव एनी आइडिया कि ये सारी चीज़ों का इफेक्ट पैलेस्टीनियंस पे किस तरह पड़ रहा है? नो, आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। ओके, खलील अहमद, आई वुड लाइक टू अनम्यूट यू। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, मैं ज़रा इस टॉपिक से थोड़ा हट के पीछे इसकी बेस में अगर आऊँ ना, मेरा वो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे स्कॉलर्स को सुनते हैं ना, तो वो कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसने ना दिमाग में हलचल मचा दिया है। मतलब मेरा एक सवाल है कि क्या ये आजकल बाइकाट का सिलसिला चल रहा है, इससे आया फ़र्क पड़ भी रहा है उनको या नहीं पड़ रहा है? तो ये बेसिक सवाल है, क्योंकि एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि वो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ काफ़ी सारे ज़्यादा एविडेंस आ रहे हैं कि उनकी जो है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इससे, हमारे बाइकाट की वजह से। तो अगर हम बाइकाट करते हैं तो हम तो इतनी ज़्यादा लॉट ऑफ थिंग्स जो हैं वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है ना हम उनका बाइकाट हमें करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आईफोन, ये यानी यूएस से जो है वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस वार में। तो वो $34 बिलियन मेरे ख्याल में मैंने सुना है जो वो उसने इसराइल को दिए हैं इस तरह, इस वार के लिए सिर्फ। तो ये मतलब बाकी तो जो हमारी ज़्यादा 95 या आई थिंक 80% चीज़ें तो हमारी यूएसए से और जो इसराइल वगैरह है, इन दोनों मुल्क से आ रही हैं। आईफोन हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मतलब हमें फिर इन यूएसए की भी चीज़ों का बाइकाट करना पड़ेगा? ये मेरा बेसिक एक क्वेश्चन है जो आज का में, क्योंकि मैं अभी बेसिक में हूँ इसलिए माजरत चाहता हूँ। मैं इंशाल्लाह रिसर्च कर रहा हूँ काफ़ी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये मेरा क्वेश्चन है।
लील, इट्स अ गुड क्वेश्चन, और किसी न किसी तरह ये हमारे क्रिटिकल एनालिसिस में जो है वो इकोनॉमी एस्पेक्ट को भी कवर करता है। ठीक है, कि जहाँ पे उनको बेनिफिट्स हो रही हैं या वहाँ पे उनको लॉसेस हो रहे हैं। आपने रिसेंटली वो वीडियो देखी है जहाँ पे जो है न्यूयॉर्क के रिप्रेजेंटेटिव वो बात कर रहे थे कि न्यूयॉर्क में बैन कर दिया गया है अगर वो इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहे हैं। इस पूरे जो मिशन को उन्होंने बैन किया है कि अगर आप इनको बाइकआउट करेंगे तो वी एज अ गवर्नमेंट हम आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे। हैव यू गॉन थ्रू दिस? ये बहुत जी वायरल है अभी। तो इसका मतलब कि इफेक्ट तो है। यस, वी हैव टू गो इनटू द इन डेप्थ रिसर्च फॉर इट, और उसके लिए हमें तो फिर डेटा चाहिए। वी नीड टू बी फैक्चुअल। ठीक है, वी जस्ट हम ऐसे ही नहीं बोल सकते, बट वी नीड टू ब्रिंग सम फैक्ट्स फॉर इट। ओके, जी नाउ जी सर। कमिंग बैक टू द टॉपिक। या, थैंक यू वेरी मच। कमिंग बैक टू द टॉपिक, और कोई मैं एक और पार्टिसिपेंट्स को ले लेती हूँ। एंड आलिया शाहिद, आई एम सेंडिंग यू रिक्वेस्ट आलिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ और ऐड करूंगी जो बेसिक उन्होंने तो बताया था, सिस्टर ने जो बताया ना अब्राहम अकॉर्ड्स का। अच्छा, 2020 के जनवरी में जो है ये हुआ था कि ट्रम्प ने रिवील किया था कि जो है इसराइल जो है अपना वेस्ट बैंक पे 30% वेस्ट बैंक पे अपना लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि वो उसको कब्जे में करना चाह रहे हैं। तो जुलाई में जाके जो है इमारती एम्बेसडर था उतैबा, उसने इस चीज को रोकने की कोशिश करी। वो जो है ट्रम्प का जो दामाद था, जो उसका सीनियर एडवाइजर है कुशनर और बर्कोविट्स, उसने उसके साथ मिलकर उस चीज को रोकने की कोशिश करी, जिसके नतीजे में फिर आगे अगस्त में ये नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स स्टार्ट हुए अमेरिका की मदद के थ्रू इसराइल और सारी कंट्रीज के दरमियान। फिर एक महीने ये बहरीन यूएई के साथ हुआ, फिर सितंबर में बहरीन, फिर अक्टूबर में सूडान, फिर दिसंबर में मोरक्को, और आगे जाके ओमान और जॉर्डन। नवंबर 2021 तक जाके ये सारे कंट्रीज हुए इन्वॉल्व। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने नोटिस की थी कि सूडान को जो है एक लोन उन्होंने कहा था कि हम आपका जो वर्ल्ड बैंक में लोन है वो हम आपको उसका पे करने के लिए हम आपको $1 बिलियन थे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, मैं भूल गई, वो दिए थे। उसके साथ इन्होंने उनको ये लालच भी दी थी कि आपके ऊपर जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, यानी आप एक टेररिस्ट कंट्री के उसमें आते हैं, तो हम आपके ऊपर से ये लेबल हटा देंगे। तो सूडान ने फिर वेट किया था, नहीं, सूडान ने इस चीज पे एग्री कर लिया था। मोरक्को को उन्होंने ये दी थी लालच कि उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न सहारा हम आपकी सोवरेनिटी में दे देंगे, यानी आपके अंडर आ जाएगा। तो उन्होंने उनको जमीन की लालच दी थी, तो मोरक्को ने भी फिर एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, फिर एक और पॉइंट ये था कि ओमान ने जो है फॉरेन एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने कहा था कि हम जो है यूएस के जो इलेक्शंस होने वाले नवंबर तक, उस तक हम डिले करना चाह रहे हैं। फिर जब हुए थे इलेक्शंस, उसके बाद उसने जाके ये एक्सेप्ट किया था ओमान ने अग्रीमेंट। अच्छा, फिर मार्च 2023 में अब ये अरब कंट्रीज के अलावा अब बाकी नॉन अरब कंट्रीज के साथ भी अब्राहम अकॉर्ड्स को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया आता है, नाइजर आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नाइजर है, मॉरिटानिया और सोमालिया है। जी, बस मुझे ये ऐड करना था। अच्छा, एक और पॉइंट ये था, हाँ, सूडानी लॉ जो था ना, जब सूडान ने एग्रीमेंट किया था तो उनका एक बाकायदा लॉ था जो 1958 में बना था, कि जिसमें प्रोहिबिट किया गया था इसराइल के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक या बिजनेस रिलेशन। तो जब इन्होंने ये डीलिंग करी 2020 में, तो फिर इस लॉ को खत्म कर दिया गया। उनके जो भी उनका जो भी पेपर जो डॉक्यूमेंट था। जी, थैंक यू आलिया, आपने बिल्कुल फैक्ट्स के साथ ही बात की है। एंड इट इज़ अ गुड, आपने अगर स्टार्ट लिया तो इट इज़ अ वेरी गुड रिसर्च। और मैं आपको और भी इंकरेज करूंगी कि आप फर्दर जो है इस पे और रिसर्च करें कि ये अब्राहम अकॉर्ड एक्चुअली ये करा कौन रहा है, इसके पीछे ब्रोकर कौन है। इफ एनीबडी एल्स वांट्स टू, कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? ये अमेरिका ने लेट मी, करवाया था ना, अमेरिका बीच में यस था और एग्जैक्टली। इसराइल और सारे कंट्रीज के बीच में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि अमेरिका को इसमें क्या बेनिफिट मिला कि वो एक कंट्री और बाकी कंट्रीज के बीच में दोस्ती करवा रहे हैं। Yeah, that is a good question. Now, I want somebody to participate in this question ताकि हम इसे इसी alignment के साथ हैं वो आगे लेके जाएं। ठीक है, थैंक यू आलिया। अब मैं मौका दूंगी अस्मा को।
Asma, I am unmuting you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर मुझे अभी वालेकुम अस्सलाम। ये आगे की बात में मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो बेनिफिट है ये बहुत हद तक दो चीज़ों में दो कंट्रीज को लेकर के ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो ट्रेड और पॉलिटिकल चीज़ें हैं उससे वो एक तरफ ईरान को कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि ईरान उसके कंट्रोल में नहीं है, और जब यहाँ से उसकी यूएई और अरब कंट्री से जब उसके अकॉर्ड में वो हो गई, टेरिटरी हो गई, तो उसने क्या किया कि अपनी पॉलिटिक्स को ईरान को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा उसको आसानी हो गई उसको मैनेज करने में। और अगर हम जोग्राफिकली देखें तो जो ये है अबू धाबी और रियाद जो एक दूसरे के साथ राइवलशिप में थे, जब इनसे टेरिटरी भी हो गई तो उनका जो ट्रेड और बिजनेस था, इंडस्ट्रियल वगैरह जो भी उसमें था, उसमें उनको काफी ज्यादा हेल्प मिली है। मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, लेकिन उन दोनों की वजह से अमेरिका को काफी प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो अब्राहम समझौता हुआ था उसमें एक ये भी चीज थी कि जो वो थे राष्ट्रपति बाइडेन जो थे, उनको पुरानी जो उनकी पहले की जो इमेज थी उसको रिफॉर्म करने का भी उनको एक बड़ा मौका मिला हुआ था, तो उससे उन्होंने अपनी पर्सनल इमेज को भी रिफॉर्म किया है, ये मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर जो अभी ईरान की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि हमास को लेकर के काफी कंफ्यूजन्स पॉलिटिकली और सोशल मीडिया पे ज्यादा चल रहा है, बड़ी बड़ी कंट्रीज को लेकर के मिडिल ईस्ट चुप क्यों है, तो यहाँ पर उन लोगों ने इसका फायदा ये उठाया है कि मुझे ऐसा लगता है फायदा ये उठाया है कि यहाँ पर पूरा का पूरा नैरेटिव इस तरह से घुमा दिया है कि जो ईरान है और हिजबुल्ला है, क्योंकि वो हमास को आर्म्स और आर्मी और अपने सारे मॉरल और हर तरीके से एथिक्स के साथ वो उनको सपोर्ट करते हैं, सारा फाइनेंस सिस्टम के साथ, तो वो शिया सुन्नी के नैरेटिव में डाल दिया है कि वो ये चाहते हैं कि जो पैलेस्टीनियन सुन्नी हैं वो मारे जाएं, इस वजह से वो हमास को सपोर्ट करते हैं। और जिसकी वजह से जो अरब कंट्रीज हैं, ये क्योंकि अमेरिका उनको असल में मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ईरान को, तो यहाँ पर क्योंकि टेरिटरी ऑलरेडी हो चुकी है यूएई से और अरब कंट्रीज जितने भी मिडिल ईस्ट के हैं, तो वो लोग उसमें अगेंस्ट में बोल नहीं पा रहे, जबकि उन्होंने अपनी टेरिटरी में बोला था कि पैलेस्टीनियंस के साथ जो ना गजा सॉरी करें वेस्ट बैंक में उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, और वो उनके ऊपर कोई भी इस तरीके का मतलब उनके ऊपर कोई चीज कोई भी उस तरीके का उनका इलीगल इशू नहीं आएगा, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। मतलब उनकी टेरिटरी में मौजूद है फिर भी वो इस टाइम पर खुल के बोल नहीं पा रहे, सिर्फ जबानी बातें रह गई हैं। ये इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। दैट्स इट। अभी कुछ ज्यादा समझ नहीं पा रहे, बस मुझे ऐसा लग रहा है यूरोप पूरा पूरा नैरेटिव इसी तरह सेट कर रहे हैं, शिया सुन्नी की तरफ लेके जा रहे हैं अपने आप को जस्टिफिकेशन में डालने के लिए, जबकि असल चीज जो है ना ये इनके मुआहदे हैं, क्योंकि ये सब फाइनेंशियल टर्म में आगे लेकर के आ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ साथ ये लोग कमिटेड भी हैं उनके साथ, ये बोल भी नहीं सकते हैं उनके अगेंस्ट जाकर के अमेरिका के, तो ना चाहते हुए भी इनको इजराइल का सपोर्ट करना पड़ रहा है। ओके, यस अस्मा, ना चाहते हुए भी उन्हें सपोर्ट तो करना है। और आपने ईरान का जिक्र किया, ईरान का बहुत बड़ा इसमें एस्पेक्ट है। एंड आई वुड लाइक आलिया, आर यू स्टिल विद अस? Yes. हैव यू फाउंड सम फैक्ट अबाउट ईरान कि ईरान की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है? वुड यू लाइक टू शेयर इट? ईरान का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वॉर्सो कॉन्फ्रेंस 2019 में, उसमें 70 नेशंस शामिल हुए थे, और उसमें बेसिकली उन्होंने क्लियर उसमें वर्ड्स में तो नहीं कहा था, लेकिन ईरान के अगेंस्ट ही इन्होंने आपस में मुत्तहिद हुए थे कि हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे, क्योंकि जैसे सिस्टर ने बताया ना कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट उनको वहां से ऑपोजिशन आती है। तो उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस में मेरे नजर से गुजरी थी। लेकिन एक पॉइंट मैं ऐड करूंगी कि बहरीन ने भी जो की थी ना डील की थी अब्राहम अकॉर्ड्स में, तो बहरीन ने अभी अपना इनसे कट कर लिया है कि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मुआहिदा किया था, लेकिन अब की सूरत हाल की वजह से बहरीन इज नॉट सपोर्टिंग, उनके साथ अब वो टाइज नहीं है उनके इसराइल के साथ। या बहरीन के साथ, बहरीन ने तो एक न्यूज़ भी आई थी कि उसमें न्यूज़ आर्टिकल में लिखा था कि बहरीन एक्चुअली विल नॉट, उसने अपने जो है वो सफ़ीर, उनके एम्बेसडर्स जो हैं वो वापस बुला लिए हैं इसराइल से, उन्हें रिकॉल करके। बट व्हेन आई कंपेयर्ड इट टू अनदर न्यूज़ आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ था कि बहरीन के जो ऑफिशियल पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इवन हम जब फैक्ट्स निकालेंगे ना तो हमें कंपेयर करना वो ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए।
ठीक है, तो स्टिल इट इज लाइक एम्बिगुअस कि कुछ लोग तो कह रहे हैं उन्होंने पूरा डिनाई किया है. नाउ लेट्स सी. अच्छा, एक और मुझे क्वेश्चन पूछना था ओके. कि ये जो बहरीन का जो प्रेसिडेंट था ना हमाद, जब इनके साथ हुई थी डील सितंबर में 2020 में, तो तब जो कुशनर था ट्रम्प का जो दामाद था, सीनियर एडवाइजर, तो इसने गिफ्ट दिया था हमाद के लिए एक तौरात, और फिर जब ये लोग आए थे सामने स्टेज पे तो उसने तौरात प्रेजेंट की थी. तो मैं सोची थी कि शायद ये कोई साइन था कि बाकी ज्यूज को दिखाने के लिए कि यानी क्या पॉसिबल है कि कुछ वो शो करना चाह रहे थे एक, क्योंकि मुस्लिम प्रेसिडेंट को आप एक वो बुक प्रेजेंट कर रहे हैं तो तौरात गिफ्ट कर रहे हैं, उसका क्या सेंस बनती है? देखिए, व्हेन वी लुक इनटू द डेप्थ ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है, तो अब्राहम अकॉर्ड एक्चुअली है क्या, इस पे भी हम फिर डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि द नेम इटसेल्फ इज वेरी सिंबॉलिक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ठीक है कनेक्टेड. तो ये ना बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड को, क्योंकि ये सिंबॉलिक है और रेफर्स टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इससे इस्लाम भी कनेक्ट होता है, इससे क्रिश्चियनिटी भी कनेक्ट होती है, इससे जुदाइज्म भी कनेक्ट होता है. तो बाय द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल लाइक फेवरिंग के अल्लाह सुब्हान ताला की ये सारी किताबें हैं, ठीक है, और ये दिस इज द रीजन कि उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को पूरा इस तरह डिजाइन किया है कि हम इसे अपने डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये आई थिंक इसमें चला जाता है, मे बी ये जो तौरात पेश कर रहे हैं एज अ गिफ्ट, तो ये इसके अंदर भी आ सकता है. ठीक है, तो आई थिंक वी शुड, इज इट क्लियर आलिया? आई होप आई आंसर्ड माय क्वेश्चन, योर क्वेश्चन. नहीं, लेकिन ठीक है, मैंने आपका आंसर सुना. हाँ, ये हो सकता है कोई और एस्पेक्ट हो, बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो मैंने अब्राहम अकॉर्ड का ये पूरा पढ़ा है, तो उसमें जो की फिगर है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और वही कनेक्ट करती हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट के साथ. उन्हें बस यही चीज है जो कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और मिडिल ईस्ट को वो अपने अंडर करने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, एंड यूएस उसे ब्रोकर कर रहा है, क्योंकि वो उस पूरे रीजन में ना अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं. यू गेटिंग माय पॉइंट? वो चाहते हैं कि हमारी डोमिनेंस हो, और हम यहाँ पे यूएस ब्रोकर कर रहे हैं, तो यूएस अपने बेसिस वहाँ पे इंक्लूड करेगा इन सारे रीजन्स में, ठीक है. और वो कौन कौन से मुल्क हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन तो नहीं किया है, लेकिन हिस्टोरिकल उनके टाइज रहे हैं, लाइक उनके पीस ट्रीटीज रहे हैं, उनके डिप्लोमेटिक टाइज रहे हैं. तो ये सारी चीजें भी हमें इन फैक्ट्स के साथ देखनी होंगी. ओके, आई थिंक, ओके, थैंक यू. आई विल गिव सादिया इरम, I'm unmuting you. जी, अस्सलाम वालेकुम. अभी एक भाई ने एक सवाल किया था बड़ा बेसिक सा कि हम लोग जो ये बायकॉट कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, और यही है. एक तो ये कि बहुत ज़्यादा आइटम्स पे जब आप करेंगे तो उस पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी चीज़ को नहीं लेगा तो बाकी चीज़ों को खरीद रहा होगा. इसलिए एक छोटी लिस्ट पे हम इस तरह काम करें कि इफ़ेक्टिव किस्म का बायकॉट करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जिस तरह यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स, नेस्ले के प्रोडक्ट्स हमने ले लिए, पेप्सी वगैरह को हमने ले लिया, मैकडोनल्ड्स, केएफसी हमने पकड़ लिए हैं, तो हम इनको इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का बायकॉट दें कि पता चले कि जी ये ड्रॉप हो गए हैं, दुनिया से ख़त्म हो गए, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव वॉइस बनती है, नैरेटिव बिल्ड होता है कि हाँ जी, लोगों ने इस नफ़रत में कि ये इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको छोड़ा है और इतने बड़े उसमें काम हो गए. दूसरा, ये नैरेटिव बिल्ड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त, जो इज़राइल ने किया है. इज़राइल ने काम ही ये किया है दुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए, और जिनके साथ वो टाइज़ बनाता है उन्हें टेक्नोलॉजी भी देता है. जैसे 2016 के करीब नेतन्याहू ने ये ऐलान किया था कि अब दुनिया में इज़राइल अकेला नहीं रहा, बहुत सारे मुल्क उसके साथी बन रहे हैं. ही वाज़ वेरी एक्साइटेड कि हम लोग जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, अफ्रीका को हम जो है वो हरा-भरा कर रहे हैं, और ये है वो, बहुत सारी उसने इस तरह की बातें की. तो ये वो नैरेटिव है जिसकी वजह से उसके साथ चल रही थी. अभी थोड़ी देर पहले फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उनका भी एक बयान आया है कि क्योंकि ये जिनोसाइड है, नज़र आ रहा है, तो वी वांट कि इज़राइल टू स्टॉप. दिस इज़ अ बिग थिंग. अगर फ्रांस ये कह रहा है
कि हम चाहते हैं इसराइल को स्टॉप करना, क्योंकि ये लोग सपोर्टर नहीं है, ये तो इस आइडिया के साथ है। इनके अपने वो क्या कहते हैं ना, फायदे हैं इसमें कि इसराइल यहाँ पे जमा रहे इस जगह पे। जैसे अमेरिका की भी एक पॉलिसी है, मेनली फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस लिए होती है? ट्रेड के लिए होती है, मुल्क की तरक्की के लिए होती है, अपनी चीजें बेचने के लिए होती है। हमें नजर आ रहा है कि हमारे आसपास के मुल्कों में अगर प्रोडक्ट्स हैं भी तो हम वो नहीं खरीदते, हम जाके अमेरिका से जो है वो ट्रेड करते हैं, फ्रांस से ट्रेड करते हैं, यूके से ट्रेड करते हैं। ऐसे तो नहीं कि शैम्पू सारे इनके पास ही हैं, साबुन इनसे ही मिल रहे हैं हमें, या सारी टेक्नोलॉजी इनके पास है, मशीनरी सारी ये बनाते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन क्योंकि बाकियों के साथ ही हमें ट्रेड करने नहीं देते, तो ये वहाँ पे एक पूरी मोनोपोली पॉलिटिक्स चला रही। दूसरी पावर नजर आती है चाइना। वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को यूज करके कि यहाँ से जी हमें सी पैक्ट और ये वो, हमारे मसला तो ये है ना कि क्योंकि ट्रेड रूट है, आप ट्रेड रूट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें, उसकी वजह से भी इसराइल का जो इलाका है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी एक इसको कवर करता है, तुर्की इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मुल्कों की से सारी पॉलिटिक्स ट्रेड और रूलिंग के लिए जो है वो चलती है। थैंक यू। Okay, thank you. It was a good insight. This is a very good insight shared by you. ठीक है, तो ओके, अभी भी हमारे पास हैंड रेज्ड हैं। तैयबा मंजूर, आप मैं आपको मौका दे रही हूँ तो। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था ना, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि ईरान का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो अभी मैंने रिसेंटली अभी इसी दौरान थोड़ी मैंने सर्च की है गूगल पे, तो मुझे एक आर्टिकल सा मिला है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अब्राहम एकॉर्ड है, इसके लिए जो एक रोड मैप बनाया गया है वो प्री रेवोल्यूशनरी ईरान ने प्रोवाइड किया है। मतलब ईरान का जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल इस तरह से रहा है कि जो प्री रेवोल्यूशनरी एरा था ईरान का, उसमें इसराइल के साथ टाइज थे। मतलब वो खुल के तो सामने नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ अरब वर्ल्ड। उसने कभी भी मतलब उसको वो नहीं किया, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इसराइल इज एक्चुअली अ डिफेक्टो स्टेट। तो अभी नहीं, मतलब जो रिसेंट वाला ईरान चल रहा है वो नहीं, लेकिन जो उसका प्री रिवोल्यूशनरी एरा था उसमें उन्होंने उनके तो जो है थे बायलैटरल रिलेशनशिप थे इसराइल और ईरान के दरमियान में। और यही जो है ये इनका जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसको इसराइल ने एक्सपेंड किया। मतलब वो पहले चाह रहा था कि मैं नॉन अरब कंट्रीज लाइक तुर्की एंड ईरान के साथ रिलेशनशिप्स बनाऊं, एंड देन आई विल जंप टुवर्ड्स द अरब कंट्रीज। तो वो जो अब्राहम एकॉर्ड है, उसके लिए जो उसका इसराइल का बायलैटरल रिलेशनशिप था ईरान के साथ, तो वो एक समझें कि एक रोड मैप बना है, वो एक वजह बना है इसराइल का अरब कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप का। सो ये चीज मुझे यहाँ पे समझ आई है। और जो जो ईरान था उसने उसको डिफेक्टो जो स्टेट है वो भी कंसिडर किया था। तो यहाँ से मुझे समझ आया कि इसराइल जो ईरान है उसने इन 1950s टू 1970s जो था ना, तो इसके दरमियान में जो रिलेशनशिप थे ईरान और इसराइल के दरमियान में, वो आल्दो के डिक्लेयर्ड नहीं थे, लेकिन इनके जो है हाई लेवल कांटेक्ट थे एक दूसरे के दरमियान में। तो ये चीज जो है वो आप समझें कि वजह बनी है अब्राहम एकॉर्ड की। तो हम कह सकते हैं कि मेजर रोड में प्रोवाइडेड बाय द ईरान एंड इसराइल जो बायलैटरल रिलेशनशिप थे उसकी। एंड देन उसके बाद फिर ये चूंकि 1970s के बाद आप को पता है उसमें रेवोल्यूशन था, एंड देन फिर उसके बाद उसमें ईरान में जो है वो चेंज आया, और वो भी एक तरह से उनकी जो पॉलिटिकल सेक थी उसके लिए था, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। तो ये मतलब स्पेसिफिक आपके उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर था जो मैं अभी देख रही थी। तो मैं भी मैंने सही एडिशन की हो या सही समझा हो according to my understanding, maybe. No, very well, Taiba, because आपने ये जो पूरा इसकी जो अलाइनमेंट की है ना,
आई रियली लाइक दैट अलाइनमेंट। आपने कहा ये पूरा एक रोड मैप उन्होंने बनाया है टू गेट कनेक्टेड टू जी द मिडिल ईस्टर्न तो कंट्रीज। तुर्की के साथ और और ईरान के साथ, हाँ जी, मतलब उनका एक पूरा पूरा प्रॉपर प्लान था कि पहले हम नॉन अरब कंट्रीज के साथ अपनी अलायंस करेंगे, उनके साथ हम अपने रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट। क्योंकि उनको पूरी वर्ल्ड के अंदर अगर उन्होंने अपने वो पंजे जमाने हैं तो दे हैव टू बी विद द मिडिल ईस्ट। तो उसमें फिर जो है वो ईरान के साथ जो उनका रिलेशनशिप था उसने जो है ना बड़ा मेजर रोल जो है वो प्ले किया है। मे बी मैं जैसा मैं समझी हूँ, आई डोंट नो इट्स इफ आई एम एक्सीलेंट। रॉन्ग, तो आप आपने करेक्ट, लेट मी नो नो करेक्ट इफ एक्सीलेंट। आई एम। एक्चुअली आपने यू गॉट टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर के बिगर पिक्चर में हो क्या रहा है कि वहाँ पे यस यूएस ब्रोकर है इनको कि ये जो है अब्राहम अकॉर्ड को मिडिल ईस्ट तक भी लेके आ जाए और इस पूरे रीजन एग्जैक्टली में जो है डोमिनेंस कायम हो जाए। और यूएस क्यों कर रहा है वो यूएस कैसे करेगा? वो यूएस ऐसे करेगा कि वो उसके जो अपने ऑलरेडी बेसिस मिलिट्री बेसिस जो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है, यस तो वो उससे जो है लेट्स मूव फॉरवर्ड। I will not try to tell everything. Okay, so is there anybody else who would like to participate? I will go for it. Um, yes, I think Sadia Iram, you got the opportunity to speak, or you want to still speak? Okay. Yes, Saiba, are you with us? yes, I am with you. Okay. तो किस तरह से वो जो है अपनी बेसिस को बनाए हुए हैं? तो डू यू हैव एनी आइडिया कि यूएस के अभी बेसिस कहाँ कहाँ पे हैं और किस तरह से वो इजराइल को इतना वो सपोर्ट है उसका कि यूएस जो है उसका एक बैक है। तो ये सपोर्ट और ये स्ट्रेंथ कहाँ से उन्हें मिल रही है? बिकॉज दे नो दे हैव बेसिस ऑल ओवर यूएस मिलिट्री बेसिस। तो आपने इस बारे में देखा है कि वो बेसिस कहाँ कहाँ पे हैं? मैंने मेरी नजर से गुजरा था इसमें। अभी करंटली जो है वो इराक सीरिया के अंदर भी ये जो है वो हो रहा है। इसकी एक्टिवली जो है वो फैसिलिटेट कर रही हैं। और समवेयर मैंने कुछ पढ़ा था कतर के बारे में भी, अब मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, पता नहीं अब मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ इस मामले में, लेकिन आई गेस इराक में थी, सीरिया में अभी भी ऑपरेटिंग है। ऑल्दो कि दे लेफ्ट कंट्री, बट मुझे लगता है कि वहां पे भी है। आई एम नॉट श्योर, आई एम गोइंग टू सर्च इट। Yeah, please do search it क्योंकि आप you are actually getting the idea of watching it from the bigger picture. तो I will encourage you, please do it. ठीक है? And मैं आपको एक general perspective भी दे देती हूँ. If there is nobody else to participate, I will go on with the slides. There is Fahmed. Okay, Fahmed, I give you an opportunity. सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अल जजीरा ने ना पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाई हुई है, मैंने ग्रुप में भी भेजी थी। तो अभी तकरीबन 750 बेसिस 80 कंट्री में है अमेरिका की। और मैं ये कमेंट में डाल रहा हूँ तो ये सबके लिए फायदेमंद होगी, ये देख सकेंगे। Okay, let me check the नेक्स्ट सेकंड। चेक, ये सब के लिए आसानी हो जाएगी। Yeah, I can see something. Yes. Yeah, this is the same I found as well. अच्छा, जो अभी पीछे बात चल रही थी ना कि अरब को ये अब्राहम अकॉर्ड करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे एक बैकग्राउंड जो मैंने सुना था, एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें ये था कि जब अरब और इसराइल में जब लड़ाइयाँ हो रही थी तो बायकॉट्स बहुत करते थे ये लोग ना, मतलब इतने बायकॉट कि अगर किसी कंपनी का उससे ताल्लुक भी होता था तो भी बायकॉट, बोलना हम नहीं लेते आपसे।
उधर इनको कुछ भी चाहिए होता है तो ये जाते हैं अमेरिका के पास कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो, हमें ये दे दो, हालांकि वहां पे जूझ करते हैं सब। तो कुछ ज्यादा जो चाहते हैं वो इसलिए भी बढ़ रही है इनसे दोस्ती करने की कि भाई हमें जो टेक्नोलॉजी वहां से मिलती है आप हमें आसानी से करीब से दे दोगे, अमेरिका के बीच में से हटाओ। ये भी एक है। हाँ ये है तो सही, बट फहमिद वी हैव टू ब्रिंग इट विद फैक्ट्स, राइट? तो आपने जी एविडेंसेस जी। चेक किए हैं इसके? जैसे हाँ सऊदी है वो एक फैक्ट आया था ना, ये मोहम्मद बिन सलमान की जो प्राइवेट मुलाकात हुई थी किसी जजीरे पे, उसकी फुटेज भी तक भी आई थी। वहां पे ये मिले थे यहूदियों से, लाइक 2020 की बात है। उसमें भी बड़ा वावेला मचा था कि अरब इस इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। ओके। और न्यू सिटी के लिए तो तो आई जाहिर है नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए। सऊदीया को तो सऊदीया तो बोलेगा नहीं। और एक छोटी सी बात मैं ऐड करता चलूं, साहिल साहब ने एक बात बोली थी और बड़ी क्लिक करती है कि क्या चीज थी जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जो लोग खड़े हुए थे वो किस चीज के लिए खड़े थे, मतलब क्या चीज उनको अंदर से आवाज दे रही थी कि वो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए आ गए थे। तो वो जो बात थी ना वो थी डर। अब डर यही है हर बंदे को कि हमारा डॉलर 500 पे 5,000 पे ना चला जाए। सऊदियों का डर है कि हमारा ये जो तेल है यहाँ हमने इतने करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए, कोई एक मिसाइल लग गया, बुर्ज खलीफा तबाह दुबई की। तो ये सारी चीजें डर है ना, ऐसे कि कुछ हो जाएगा हमारे लिए। तो आ ही नहीं रहे कोई आगे। यस ओके। थैंक यू फहमिद, बट आपकी आवाज बीच में से कट रही है इसीलिए आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो कुछ पॉइंट्स तो समझ आ रहे थे बट द वॉइस इज ब्रोकन। ठीक है। और वी आई हैव रिसीव्ड अ चैट। I think someone is willing to share a clear point of view, and it's yes, Anila Iftikhar. I'm sending you a request to unmute. आप please अपने point of view share करें. Um, okay, okay. Maybe there is some problem. Okay. So yes, okay. We have more hands raised. Actually, हमें अभी slides की तरफ भी जाना है to give you the entire scenario. ठीक है, वकार महमूद, I am giving you an opportunity to participate. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अपना कुछ आइडिया शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक ना अपना डॉक्यूमेंट्री देखी थी ये इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में ना, तो उसमें उन्होंने बड़ा रेफरेंस दे के बताया कि सारे जो अरेबियन कंट्रीज हैं या इस वक्त जो सारी कंट्रीज हैं वो सारे दौलत के पीछे और पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। तो उसको लेके अमेरिका ने ना एक बेल्ट एंड रोड जैसा मंसूबा शुरू किया था जिसने इधर से इंडिया से स्टार्ट होना था। उसमें यूएई, सऊदिया और इजिप्ट और ये सारे ममालिक ने आपस में कनेक्ट होना था। उसके जरिए से जब उस इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइल ने भी सेम एक प्लान शेयर किया था जिसके बीच में उन्होंने वो शो किया था नक्शा जिसमें वो भी इस प्लान को कनेक्ट कर रहे थे। तो अगर ये प्लान जो है मुकम्मल हो जाता अब्राहम कार्ड के अंदर, तो उसके बीच में फलस्तीनियों को क्या मिलना था, किसी ने उनका सोचना भी नहीं था। क्योंकि हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसा कमाने के लिए ये मंसूबा बहुत बेहतरीन था। तो इसी वजह से इस मौके के ऊपर जिस वक्त पैलेस्टाइन और हमास ने ये देखा कि ये तो हमें बिल्कुल ही भूल गए, इन्होंने इग्नोर कर दिया, सारे नॉर्मलाइजेशन और रिकग्निशन की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने अटैक किया ताकि वो अब्राहम अकॉर्ड का जो मसला है ना वो बीच में रह जाए और वो इस
पर्सपेक्टिव को अचीव कर चुके हैं फॉर द टाइम बीइंग। हो सकता है ये दोबारा शुरू हो, लेकिन फिलहाल वो अचीव कर चुके हैं। बस मुझे यही कहना था। थैंक यू वकार। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है कि वाकई में उन्हें यही चीज़ें करनी थी और इसके लिए जो है वो सारा ये प्लान करके उन्हें चलना ही होगा, बिकॉज जैसा कि पिछली एक सिस्टर ने भी कहा है कि उन्हें पूरा एक रोड मैप चाहिए था, ठीक है, और अपनी डोमिनेंस उन्हें हर जगह चाहिए। तो आई विल नाउ मूव ऑन टू द स्लाइड्स, ठीक है, ताकि हम अब देखें कि अभी डिस्कशन तो हमारी हो गई है, बट नाउ लेट्स लुक कि हमारे पास ये फैक्चुअल किस हद तक आते हैं जो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। सो हाँ, हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, जोग्राफिक जितने भी जोग्राफिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जितने भी अलायंसेस उनकी हो रही हैं, ठीक है। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम स्टार्ट करेंगे इजराइल एंड इट्स एलाइज से। इज माय वॉइस क्लियर? क्योंकि वो आ रही थी कि आवाज क्लियर नहीं है। अब क्लियर है आवाज? ओके, ठीक है। तो इजराइल के जो एलाइज हैं वो हैं तो काफी सारे हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में हमारा फोकस होगा और 6 एलाइज जो मेन हैं इस इजराइल के, उसमें से 4 ऐसे हैं जिन्होंने अब्राहम एकॉर्ड पे साइन किया है और 2 ऐसे हैं जो उनके ऑलरेडी हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। और इसके अलावा भी जो और एग्रीमेंट्स उनके होते आए हैं मिडिल ईस्ट में वैसे भी हैं। तो जो ग्रे में हाईलाइट हुए हैं, these are the countries who actually signed the Abraham Accord. तो इसमें बहरीन, यूएई और सूडान और मोरक्को हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इजिप्ट के साथ और जॉर्डन के साथ इनके भी कुछ टर्म्स हैं, लेकिन वो स्पेशली जो हिस्टोरिकल टर्म्स होते हैं वही हैं। लाइक हिस्टोरिकल टर्म्स में हम कहें कि इजिप्ट के साथ जो 1979 का जो पीस ट्रीटी हुआ था, एक मुआहिदा हुआ था, उसमें ये तय हुआ था कि इजिप्ट अपनी जो मिलिट्री कॉम्बैट है, ठीक है, जो उनकी वो फौज जो जंगी इकदाम करने वाली फौज है, वो साइनाई में नहीं रखा जाएगा। और ये मुआहिदा हुआ था 2018 में, ठीक है। एक मुआहिदा होता है कि एक और मुआहिदा होता है, इजराइल जो है एक्सपोर्ट करेगा नेचुरल गैस। अब ये पॉइंट हमें बिल्कुल माइंड में रखना है कि नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट जो है वो इजराइल कर रहा है। कहाँ करता है? वो इजिप्ट में आता है, वो इजराइल से एक्सपोर्ट होके इजिप्ट में आता है। और ये भी $15 बिलियन की डील थी जो इनके साथ 2018 में की गई थी। तो जब इतने बड़े बड़े डील्स होंगे तो ऑब्वियसली उनको तो बड़ा इकोनॉमिक लॉस होना ही है, ठीक है। तो इसके बरक्स हम अगर जॉर्डन को देखते हैं, इन्होंने तो अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं किया, लेकिन इसके साथ ऐसे ऐसे मुआहदे हैं जैसे इसराइल को जॉर्डन चाहिए एज अ सिक्योरिटी बफर, ठीक है, ताकि वो जो है अपने आप को महफूज रख सके। क्योंकि ऐसे भी मिडिल ईस्ट में कुछ ममालिक हैं, जैसे इराक ले लें या सीरिया ले लें, यमन में भी जो ईरान की प्रॉक्सी है उससे भी अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो ये सारे जो क्या कहते हैं इनको, जो मुआहदे हैं, जो ट्रीटीज हैं, तो इन्होंने ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अपनी कायम करने के लिए ये ट्रीटीज करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जॉर्डन भी काफ़ी हद तक खामोश रहता है, ठीक है। अब अब्राहम अकॉर्ड, जैसे कि आप लोगों ने कहा, क्या है अब्राहम अकॉर्ड? इज समथिंग विच इज़ वेरी सिंबॉलिक और इसे हमने डिस्कस भी किया है, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। लेकिन उसे ब्रोकर करता है यूएस, ठीक है ना। अब यहाँ यूएस को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूएस को और इसकी दुनिया भर में जितनी भी मिलिट्री बेसिस हैं और ये एग्रीमेंट्स और ये मिलिट्री बेसिस दुनिया भर में किस लिए हैं, कहाँ कहाँ हैं, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। बिकॉज इन कंट्रीज में से अगर सऊदी, कतर एंड इन्होंने तो अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं किया है, बट स्टिल दे आर इन ग्रेट कनेक्शंस विद इजराइल। लेट्स मूव ऑन। और यही वो पिक्चर है जो ब्रदर ने शेयर भी की है। नूर, before going towards the next slide, let me announce one thing. Okay. जी, पार्टिसिपेंट्स काइंडली फीडबैक फॉर्म जो है वो आपके चैट में शेयर हो गया है। अपना फीडबैक लाजमी रिकॉर्ड में आज के सेशन से रिलेटेड, ताकि आपका फीडबैक जो है ना
वो लेके चीज़ों को और इम्प्रूव किया जाए। और जो आपके क्वेश्चंस हैं जो रिमेनिंग जिनके रह गए हैं वो काइंडली अपने क्वेश्चंस भी इसमें लिख सकते हैं ताकि इनको केटर डाउन किया जा सके। थैंक यू। जी नो, कंटिन्यू करें आप। Okay, thank you. So this is the picture that brother has shared in the तो यहाँ पे भी है ये picture and it is a good insight actually जो उन्होंने share किया। मुझे भी ये picture इतना ये infographics जो है मुझे बहुत अच्छे लगे because ये बहुत अच्छा और clear view भी दे देते हैं। I'm glad he shared it ताकि आप इसे zoom in भी कर सकें। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो जापान और जर्मनी में बेसिस मिलिट्री पाए जाते हैं यूएस की। ठीक है, तो हम लेकिन ज्यादा फोकस होंगे मिडिल ईस्टर्न रीजन में। तो जिनमें से गतर में जो है वो सबसे बड़ी यूएस बेस पाई जाती है। सिर्फ गतर में सबसे बड़ी यूएस बेस पाई जाती है जिसे अल उबैद एयरबेस कहते हैं। ठीक है, और इस एयरबेस में जरूरी नहीं है सिर्फ यूएस के ही हैं वो ट्रूप्स, लेकिन यहाँ पे और बाकी कंट्रीज के भी हैं जिनमें आखिर और लेकिन बात वही आती है ना कि आखिर इतने बेसिस हैं क्यों? इतने बेसिस इसलिए हैं क्योंकि यूएस जो है वो अपनी इंपीरियलिज्म जमाना चाहता है। ठीक है, अब इंपीरियलिज्म में क्या है कि यूएस समझता है कि मैं ज्यादा आई एम द सुपर पावर। मुझे कहीं पे ऐसा लगे कि कहीं पे जो है वो टेररिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है और मुझे इंटरवीन करना होगा वहां पे। दो उसके अपने इसके बेनिफिट्स होंगे, मुझे इंटरवीन करना है और ये बहाना मिल जाता है उसे। और वहां पे जो है वो सारी उसकी जो जितनी भी जैसे इराक का वाकया देख लें तो यही कहा था ना कि मास डिस्ट्रक्शन हो रही है, फिर उसने इंटरवीन किया था और वो पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसने जो है वो तबाह डैमेज किया था। तो ये सारी चीजें वो आराम से कर सकता है। दिस इज द मेन रीजन कि वो इस तरह से अपनी डोमिनेंस को कायम करता है। ठीक है, तो जॉर्डन में बेसिस हैं, कुवैत में बेसिस हैं, सीरिया, सऊदी, इजिप्ट, ओमान, बहरीन, यूएई, ये सारे बेसिस क्यों हैं? और इन बेसिस की मैं आपको एक ये छोटा सा एक इमेज है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा अमेरिकन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, ये अवेलेबल है, कोई भी अगर इसे गो थ्रू करना चाहे दे कैन गो थ्रू। ठीक, तो ये उस डॉक्यूमेंट से मुझे मिले हैं जहाँ पे बहरीन की बेस दिखाई गई है, इजिप्ट की बेस दिखाई गई है और उस तमाम जॉर्डन, इराक, इसराइल, ये सारी बेसेस दिखाई गई हैं। इसके अलावा टर्की में भी है, KSA, कुवैत, इन सब जगह पे है। ठीक है, अब आप सोचें कि यूएस ने अपनी बेसिस हर जगह बनाई हुई है और उसके मिलिट्री ट्रूप्स, मतलब अगर बेसिस इतने हैं तो मिलिट्री ट्रूप्स कितने होंगे? आप इस ट्रूप की जो है हम तादाद भी समझ लेते हैं, कहीं पे ट्रूप की तादाद 2 से ज्यादा है, कहीं 5 है, कहीं 10 है एक ट्रूप की। तो इट डिपेंड्स कि कहाँ पे कौन सी ट्रूप्स होंगे। ठीक है, लेकिन समझने की बात यही है कि मॉनरॉय डॉक्ट्रिन पॉलिसी इसके मुताबिक यूएस खुद वो बर्दाश्त नहीं करता कि उसके जो वेस्टर्न जो हेमिस्फेयर है उसमें किसी और की मुदाखलत हो, भले ही वो खुद इंटरवीन करे, जो भी करे, लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फेयर में किसी और की मुदाखलत हो ये यूएस को पसंद नहीं। ठीक है, तो ये उसी तरह से है, आई हैव कोटेड दिस कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमी क्लोजर। अपने दोस्तों को तो करीब रखें लेकिन अपने दुश्मनों को ज्यादा करीब रखें। इससे क्या होता है, इससे हेल्प मिलती है, जितना आप उसे स्टडी करते हो अपने एनिमीज को, उतनी अच्छी आप प्लानिंग करते हो, उतने अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो दिस इज द एंटायर रोड मैप फ्रॉम यूएस इटसेल्फ। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये मिलिट्री बेसिस हैं क्यों, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ठीक है, द फर्स्ट इज ऑब्वियसली वो अपनी इंपीरियलिज्म हर जगह कायम करना चाहता है, तो सेफगार्डिंग यूएस नेशनल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि अब वो अपनी इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड करता है? ठीक है, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हमें ये मिलती है कि just give me 5 minutes. सॉरी, हाँ, इसकी अच्छी मिसाल हमें ये मिलती है कि
यूएस के जितने भी जो नेशनल इंटरेस्ट है, लाइक से फैसिलिटेट करना, या 2018 का जो एक वाकया है कि किस तरह से ईरान जो है वो यूएई के साथ तो इसराइल की काफ़ी सारी डील्स हैं। इनफैक्ट वो डील्स इसलिए हैं कि यूएई ने सिर्फ इसराइल के साथ ईरान की ही बहुत लेंथी डिस्कशन की है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि यूएई जो है वो उसे इतना सपोर्ट है फ्रॉम इसराइल एंड यूएसए। तो ये सारे उनके इंटरेस्ट में जा रहा है। और यूएई को खतरा है किससे? ईरान से। यूएस को खतरा है किससे? ईरान से। इसराइल को खतरा है किससे? ईरान से। तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर ये मुआहदे करता है इनके साथ, और यूएई अपने बेनिफिट्स देख रहा है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट किसका हो रहा है? तो इंटरेस्ट तो बाय द एंड ऑफ द डे यूएस और इसराइल का तो होगा। ठीक है, इस तरह से वो सेफ गार्ड करता है इन बेसिस के जरिए, इन मुआहदों के जरिए वो सेफ गार्ड करे अपने आप को। वो मिडिल ईस्ट को सेव नहीं कर रहा, वो अपने आप को सेव कर रहा है, अपने इंटरेस्ट को सेव कर रहा है। देन वी कम टू फैसिलिटेट पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑक्यूपेशन और पीस कीपिंग ऑपरेशन। यानी अगर अब एक जंग खत्म हो गई है, ठीक है, अब उसकी जो है वो वहां से निकल रहे हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे, जैसे एक इराक की एग्जांपल ले लें, इराक में कितने सालों तक ये जंग चली, फिर लेकिन पोस्ट ऑक्यूपेशन के बाद वहां पे स्टिल वही अपॉइंट किए गए जो उनके इंटरेस्ट में उनको बेनिफिट करें, यूएस को। ठीक है, तो उसके बाद भी जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस जितने भी हो रहे हैं, उससे बेनिफिट इराकियों का नहीं हो रहा, उससे बेनिफिट यूएस का हो रहा है। तो इवन एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस ने कहा था कि हमने इराक में इसलिए इंटरव्यू किया था क्योंकि हमें उसका ऑयल चाहिए, ठीक है, एंड दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, और हमने वो हासिल किया है। और लेट्स कम टू द अदर पॉइंट, मेंटेन इट्स सोल सुपर पावर स्टेटस। ऑफ कोर्स वही सुपर पावर है, वो आपको बता रहा है कि मेरी डोमिनेंस है यहाँ पे, और अगर मैं आपको बेनिफिट दे सकता हूँ तो आई कैन इन रिटर्न आस्क फॉर एनीथिंग, राइट? तो अर्ली वार्निंग ऑफ हॉस्टाइल एग्रेसिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ये एक अर्ली वार्निंग कोई भी हो, जैसे अगर आप समझें कि उसकी बेसिस है यूएई में, और यूएई को खतरा है ऑफ कोर्स ईरान से, तो ईरान में अगर कहाँ उनसे कोई भी ऐसी मूवमेंट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वो वहाँ से उसकी बेसिस से उसे पता लग जाता है, और वो अर्ली वार्न हो जाता है कि नाउ वी हैव टू टेक एक्शन। ठीक है, तो इन बेसिस का बिल्कुल ये है कि वो यू आर कंट्रोल्ड। आप भले ही हमसे बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन यू आर ऑल कंट्रोल्ड। नो ऑब्स्टिकल ट्रेडिंग इंटरनेशनली। अब ऑब्वियसली सारे रूट्स ही उसके अपने हैं, ठीक है, तो उसे तो कोई ऑब्स्टिकल, कोई मुश्किल आनी ही नहीं है ना। उसका जो ट्रेड, हमारा ट्रेड हो सकता है कि वो उसमें ऑब्स्टिकल्स आए, मुश्किल आता है, लेकिन उसके ट्रेड राउट्स उसके अपने हैं, उसकी बेसिस उसकी अपनी है। तो इस तरह से वो कमर्शियली, पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। दिस इज द एंटायर पिक्चर दैट आई हैव कलेक्टेड विद द रिसर्च, कि ये इस तरह से बेसिस जो हैं वो थ्रू आउट काम करती हैं। ओके, सो आई विल कंक्लूड इट हियर। और मैं अभी जो हैंड रेज्ड हैं, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो व्हाट मोहम्मद रशीद इज गोइंग टू contribute. Yes, I've given you an request. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अच्छा, इस तरह था कि वो जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे ना अभी इसराइल के हवाले से कि क्या इंटरेस्ट है और क्या चीज़ें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा अपने इनपुट देना चाहूँगा। जी जी। एग्रीकल्चर के अंदर जो इसराइल की इस टाइम जितनी रिसर्च है या मामलात है, उस वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसका इनपुट है आपके अरब कंट्रीज़ के अंदर, जो इनके सहरात है उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया है। अच्छा, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा आगे हैं या मामलात हैं। और जहाँ तक हमास का मामला है अटैक करने का, तो उसमें मसला ये था कि जब इनके फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट हैं इनके अपने, उस बेसिस पे जो आपकी अरब कंट्रीज के जो बड़े लीडर्स हैं जो डोमिनेट करते हैं, वो इनका फैसला इनसे पूछे बगैर कर रहे हैं। इस वजह से हमास इंटरफेयर कर रहा है और ये मामला इसने इस तरीके से किए कि ताकि ये मसला रुक सके किसी तरीके से। बस मैं इतनी इनपुट देना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। Jazakallah khair. It was a good point, by the way. Okay, Alia Shahid, I'm giving you an opportunity. Please kindly unmute yourself.
मुझे क्वेश्चन पूछना था कि क्योंकि कोई कंट्री क्यों अपने कंट्री में किसी और को अपनी मिलिट्री बेस बनाने देगा, मुझे ये बात समझ नहीं आई। कितने सारे ओवरऑल अगर आप पूरे ग्लोब पे देखें तो एक तरह से वो पूरे वर्ल्ड पे उसकी मिलिट्री बेसिस बनी है, तो कोई ऐसा क्यों करेगा? और सेकंड बात मैं ये सोची थी जब मैंने ये पढ़ा था अब्राहम अकॉर्ड्स में सूडान वाला कि हम तुम्हारे ऊपर से टेररिस्ट कंट्री का लेबल हटा देंगे, तो वो इज अमेरिका कि वो उसको ये अथॉरिटी किसने दी है कि आप अपनी मर्जी से किसी पे टेररिस्ट कंट्री का टैग लगा दें और अपनी मर्जी से, यानी हु आर यू? जी या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आलिया। देखिए हमने एग्जांपल्स मैं एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है। जैसे अभी जो है वो बहरीन है, ये बहरीन इज इन मिडल ईस्ट और बहुत ही छोटी सी कंट्री है बहरीन, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है जो केओस क्रिएट किया जाता है दैट इज इट इज सेड कि वो ईरान बेस्ड है, ठीक है। उसके बैक में जो है वो ईरान है, वो बहरीन में उसकी प्रॉक्सी है, वो जो काम कर रही है, ठीक है। तो अब इजराइल के साथ उसका अब्राहम अकॉर्ड, उसमें इसे क्या बेनिफिट है, ठीक है। और यूएस की वहाँ पे बेसिस, हालांकि यूएस की सिर्फ मरीन बेस है इन बहरीन, बट स्टिल वो सब कुछ जो है ना वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ऑफ कोर्स बहरीन को तो फायदा है ना इससे, कि अगर यूएस की तरफ से सिक्योरिटी गारंटी है कि अगर कुछ हो जाए, ईरान की तरफ से कोई ऐसा इशारा आ जाए और यहाँ पे जो है केओस क्रिएट हो जाए, तो ऑब्वियसली यूएस इज देयर टू प्रोटेक्ट माय इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली वो यूएस को तो अलाउ करेगा ना अपनी बेस वहाँ पे कायम रखने के लिए, बिकॉज द एनिमी ऑफ एनिमी इज योर फ्रेंड। तो दिस वुड बी माय आंसर। आई होप आप अगर आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई हो, और एनीबॉडी एल्स हु कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। Okay, I have Vanessa, I think I given you okay, Farah Mughal, I'm giving you an opportunity. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी वालेकुम अस्सलाम। जिन्होंने अभी जो सवाल पूछा गया कि भाई वो लोग क्यों इन्हें अपने मिलिट्री बेसिस देते हैं या जगह देते हैं, तो मैं इसके लिए एक सिंपल सी मिसाल दूंगी सऊदी अरब की। सऊदी अरब में काफी कबाइल थे 1948 से पहले, लेकिन यहाँ पे आले सऊद को, एक मिनट बेटा, आले सऊद को जो चीजें चाहिए थी और आले सऊद जो हुकूमत चाहती थी वो अमेरिका के थ्रू आए, अमेरिका के सपोर्ट से। अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया, सपोर्ट करके इनको हुकूमत बना के दी बाकायदा 1948 में, और उसके अंदर उसने अपने बेनिफिट भी रखे कि आपसे हमें ये चीजें मिलती रहेंगी तो आपकी हुकूमत कायम रहेगी। आले सऊद अब तक सऊदी अरब पे कायम है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें अमेरिकन को उनका बेनिफिट मिल रहा है। इस वजह से ये जो मिलिट्री बेसिस जो बनते हैं इनमें कहीं ना कहीं जो है हुकूमतों के साथ अमेरिकन हुकूमत का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। Okay, Farah, जी, you're adding something to the point again, so you have concluded. मेरा कहने का मकसद था जैसे कि सऊदी अरब जो है वो 1948 से पहले इस पर मुख्तलिफ कबाइलियों की हुकूमत थी, जैसे हम खिलाफत उस्मानिया भी कह सकते हैं कि उनकी भी। कंक्लूड भी करना चाह रही हैं? जी, No, it is a good example. It is a good example. मुझे लगा शायद आप conclude भी करना चाह रही हैं, you want to add something, लेकिन it was a very good नहीं, example. मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये अरब कंट्रीज में जो इनकी बेस आए हैं, मिलिट्री बेसिस आए हैं, वो इस वजह से आए हैं क्योंकि इन्होंने हुकूमतों में अपने बंदे अपनी मर्जी से ऐड करवाए हैं, और जो हुकूमतें इस वक्त अरब कंट्रीज में काम कर रही हैं वो उनकी शराइत पे ही काम कर रही हैं, तभी वो अब तक हुकूमतें कायम हैं। इनमें दोनों तरफ का बेनिफिट है, दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि आले सऊद 1948 से इनकी बादशाहत कायम है और अभी तक इसलिए चल रही है क्योंकि ये अमेरिकन को फायदा दे रहे हैं और अमेरिकन इनको फायदा दे रहे हैं। Yes, this is true. इसी तरह जॉर्डन जो है वो बताया गया कि जॉर्डन का जो हिस्सा है वो 30% ऑफ द वेस्ट बैंक को कवर करता है, तो इसीलिए और जॉर्डन को जो है वहाँ से जो पानी है, पानी की जो एक सप्लाई है जो वहाँ से आती है उसमें फ़ायदा है। तो ऑफ कोर्स हर कोई अपने फ़ायदे देख कर ना उनके साथ वो अपने अलायंसेस कायम रखता है, उनको उनके बेसिस को जगह देता है अपनी कंट्री में, और ऑब्वियसली फिर वो
अब्राहम अकॉर्ड, चाहे वो इसराइल हो जिससे बैक हो या कोई और कंट्री हो, ऑब्वियसली दे वांट टू मेक देयर टाइज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, उन्हें आपसे ज्यादा आपके इतने बेनिफिट्स नहीं होंगे शायद जितने इसराइल और यूएस के होंगे, बट दिस इज द मेन पर्पस। वेल एक्सप्लेन्ड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड फरा। So yes, we have Zishan. Zishan, I am unmuting you. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि वो जो अल जज़ीरा वाला इमेज हम लोगों ने देखा था जिसमें रेड कलर पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बेसेस है, तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि उसके और भी रीजंस है? जैसा अभी बहरैन का एग्जांपल आपने बताया कि ईरान उनका दुश्मन है, तो इसके और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं कि सिर्फ ईरान ही से? और एक बार अब्राहम अकॉर्ड एक बार प्लीज एक बार ब्रीफ कर दें 2 मिनट दें, बहुत ज्यादा। बस यही 2 सवाल था मेरे। यस, अब्राहम अकॉर्ड को मैं यस अब्राहम अकॉर्ड को कंक्लूड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। प्लीज फीडबैक फॉर्म जो है वो चैट में आ गई हैं। एवरीबडी प्लीज फिल योर फीडबैक एंड गिव अस योर फीडबैक्स, क्योंकि आपके फीडबैक्स जो है हमें कितना ज़्यादा हमें इम्प्रूव करना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो हम अपने एंगल से देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका एंगल कुछ और हो। ठीक है, तो आई वुड रियली लाइक टू नो इन योर फीडबैक्स के आप जो है किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को, और हो सकता है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रोवाइज करें। एंड द पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन रिसर्च, जो रिसर्च करके आए हैं, और कुछ तो नाम मैंने लिखे हैं, बट इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ हमसे राब्ते में रहें इफ़ यू कैन, so we can do a better research on this. And about the Abraham Accord, देखिए आपको ना ये आप चेक कर सकते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एक वेबसाइट है, वहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड विद द डॉक्यूमेंट के यूएई के साथ इसराइल ने अब्राहम अकॉर्ड में क्या डील किया है। ठीक है, कौन कौन से डील्स पे वो अग्री करते हैं, बहरीन के साथ कौन कौन से उसके वो उनमें एग्री करते हैं, वो पूरी डॉक्यूमेंट आपको सूडान की, यूएई की, बहरीन की और बाकी कंट्रीज की भी मिल जाएंगी। ठीक है, इवन मोरक्को। तो उसमें एंड में अगर आप चेक करेंगे तो यू विल गेट द एंटायर डिटेल। वो पूरी अकॉर्ड वहाँ पे है और उनके सिग्नेचर्स के साथ हुई है। इफ यू वांट टू गो इन डिटेल, आई वुड सजेस्ट यू प्लीज गो थ्रू इट, चेक आउट द कंप्लीट डिटेल्स। उसमें हर चीज को वाजे किया गया है कि वहाँ पे जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज किस बुनियाद पे रखी जा रही है, और इवन विद बहरीन, यूएई। तो आई वुड सजेस्ट कि यूएई एंड बहरीन ये अपने आप को ना ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्नाइज करने के चक्कर में वो अपने फंडामेंटल्स, दिस इज अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अपने फंडामेंटल्स को भी भूल रहे हैं। एंड इट कैन बी एनीथिंग, माय एनालिसिस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर एनालिसिस। ओके, सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू दोस, क्योंकि वो बहुत डिटेल में है और वहाँ पे अक्सर उनकी टेक्नोलॉजी, साइंस और एजुकेशन, इन सब चीज़ों को कितना इम्प्रूव करे ये बिल्कुल डिटेल में। इफ यू वांट टू गो थ्रू, यू कैन गो थ्रू। ये है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। Okay, I would like to conclude, but still there are hand raised. Okay, Alia Shahid, I would give you an opportunity to speak. And after this, Munazza, I will give you an opportunity to speak. Munazza Cap and Munazza Khan. Okay? अच्छा, ये मिलिट्री बेसिस का अगर मैं अपने उससे देखूं तो मुझे एक स्टुपिडिटी लगती है कि आप ठीक है, आप मेरी हेल्प करेंगे किसी मेरे दुश्मन को वो करने में, लेकिन अगर मेरे से आपकी बात खराब हो गई तो वो मेरे लिए फिर नुकसानदेह है कि आप अपने घर में ही एक दुश्मन को जगह दे रहे हैं। और अगर एक कंट्री कर भी रहे तो उसको ये भी रखना चाहिए कि ठीक है, अगर तुम मेरे मुल्क में कर रहे हो मिलिट्री बेस तो मैं भी तुम्हारे मुल्क में मिलिट्री बेस बनाऊंगा। एक ये मेरी थॉट थी।
अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड्स में एक मेरी नजर से मैं अगर उसको डिफाइन करूँ ना, तो एक कंट्री था जिसने आके दूसरे के घर पे कब्जा किया और अब सब लोग उसको बुरी नजर से देख रहे हैं। फिर उसने एक थर्ड पार्टी को यानी अमेरिका को लेके, और बाकी जो सब लोग उसको बुरी नजर से देख रहे थे, अमेरिका की हेल्प के थ्रू उसने सबसे दोस्ती करनी चाहिए। पहले एक कंट्री से करी, फिर अगले महीने दूसरे कंट्री से, और उनको उस थर्ड पार्टी के थ्रू पैसों की लालच दी, जमीन की लालच दी, वेस्टर्न सहारा की जो लालच दी, मोरक्को को, सूडान को अपना नाम क्लियर करने की लालच दी, और इस तरह वो अपनी इमेज क्लियर करता जा रहा है और सबके साथ दोस्तियां बना रहे हैं। शॉर्ट नट शेयर में मेरे लिए अब्राहम अकॉर्ड्स में इस तरह उसको डिफाइन करूंगी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि एक मैंने साहिल हकीम की वीडियो में देखा था कि अमेरिका का ताइवान के साथ उन्होंने कुछ रिलेशन बताया था कि यूक्रेन में तो हमें पता है कि क्योंकि वो यूक्रेन के साथ है तो वहां पे उसके जो एसेट्स हैं, उसका असलहा, वेपन्स वगैरह वहां पे उसमें लग रहे हैं, मिसाइल्स वगैरह वहां यूज हो रहे हैं। ताइवान के साथ अमेरिका का क्या रिलेशन है? ताइवान के साथ क्या रिलेशन? एक्चुअली व्हेन वी स्पीक वी वुड बी आल्सो स्पीकिंग ऑन फैक्ट्स बेसिस। ठीक है, ये भी है आलिया। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम कोई भी अपना ओपिनियन इस बारे में नहीं शेयर कर सकते। इफ आई विल कम अप विद एन आर्गुमेंट, आई हैव टू बैक इट विद फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। ठीक है, तो अभी हम ना इस पूरे रीजन में सिर्फ मिडिल ईस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ अबाउट ईरान और उसकी प्रॉक्सीज जितनी भी हैं। ठीक है, तो आई वुड, क्योंकि उसके बारे में अभी हमारी रिसर्च हो रही है, एंड उसके बारे में इफ यू पीपल हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन रिसर्च लाइक you came up with the research, और बाकी की भी वो सिस्टर्स थी, ब्रदर्स, they came up with very good research, तो इस पे हमारा जितना भी व्यू क्लियर हो सकता है, आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। एंड या कुछ इसके बारे में एक हिंट दे सकती हूँ। कुछ कंट्रीज हैं जो रशियन बैक्ड हैं और कुछ कंट्रीज हैं जो यूएस बैक्ड हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। तो दिस इज अ हिंट मैं दे रही हूँ सबको, तो अगर आप इसके बारे में ढूंढे तो यू विल गेट द एंटायर पिक्चर। I would actually like to wrap it up, but okay, Munazza, I have Munazza Captain. Okay, Munazza. अच्छा, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कैन लोअर देयर हैंड्स, और स्टिल अगर उनके कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो प्लीज। यस मुनज़्ज़ा, आपको रिक्वेस्ट भेज दी है मैंने। एक्चुअली अभी किसी ने ये सवाल पूछा था कि हु आर यू टू टेल एनीवन दैट यू आर टेररिस्ट कंट्री। अमेरिका ने काफ़ी दफ़ा ऐसा किया, क्योंकि इराक़ में जब इन्होंने इन्वेजन की थी 9/11 के बाद कि वहाँ पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, उसके बाद जब उनकी पूरी रिसर्च हुई थी, उन्होंने जो उनकी एजेंसी गई थी वहाँ पे, उन्होंने सारी चीज़ें रिसर्च की थी, तो उनके बाद खुद ही उन्होंने आके कहा था दैट सॉरी वी डिडंट फाइंड एनी काइंड ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो अमेरिका जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा पोलर, जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली तौर पे पावरफुल होता है, एज यूजुअल पीपल डोंट इवन ट्राई टू फाइंड द फैक्ट्स कि सच भी कह रहा है नहीं कह रहा है। हम लोग रिसर्चेस नहीं करते, हम उनकी बातों में बिलीव कर लेते हैं। इसी वजह से अमेरिका जिसको चाहता है, जहाँ चाहता है, उसको टेररिस्ट कंट्री कह देता है, and we don't even try to tell the facts. That's I want to say. Jazakallah khair. Yeah, true. या ट्रू, क्योंकि वही बात है ना कि 1980s में ही एक ये मूड जो है वो ग्लोबल मूड जो है वो शिफ्ट होता है। ये कोई भी रेजिस्टेंट मूवमेंट जो होता है उनको टेररिज्म का लेबल लगा देते हैं। मीन्स यू कैन नॉट रेजिस्ट अगेंस्ट अस। अगर आप रेजिस्ट करते हैं तो आपको जो है हम एज अ टेररिस्ट लेबल कर देंगे, बिकॉज वो इस तरह इसलिए कर रहे हैं कि इसकी बड़ी वजह है कि दे आर इन पावर। ठीक है, एंड वही बात है ना, जो पावर में है वही डिफाइन करेगा। ठीक है, पावर टू रूल इज पावर टू डिफाइन। Okay, it is very well said. Okay, we Munazza Khan, it's your turn. अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन जो है वो ये था कि आप ईरान जो है वो क्यों इतना थ्रेट पोज कर रहा है टू एवरीबॉडी अराउंड, मतलब यूएई भी उससे डर रहा है और अमेरिका भी और इजराइल भी। तो ईरान में ऐसा क्या है? क्योंकि जब मैंने इस पर रिसर्च शुरू की तो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू की, तो सबसे पहले उसमें एफर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप की सारी इसी तरफ जा रही थी कि वो ईरान के साथ
ये जो न्यूक्लियर डील जो है उसको खत्म करने से स्टार्ट हुई थी वो डॉक्यूमेंट्री, कि ईरान के साथ जो 2015 में डील हुई थी कि ईरान अपनी न्यूक्लियर रिसर्च बंद कर दे और उसको जो है जी या प्लीज कंप्लीट। और फिर 2018 में फाइनली डोनाल्ड ट्रम्प ने वो ट्रीटी खत्म कर दी थी कि और ईरान जो है वो कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर रिसर्च अपनी कर रहे हैं, यूरेनियम बरामद हो रहा है उनकी वो वेपन्स में से। तो ये सब क्या सिलसिला है, मतलब ईरान के साथ ही क्यों कनेक्टेड है? Actually, this is Munazza, right? Munazza Khan. Okay. देखिए मुनज़्ज़ा, we have the next topic in depth in Iran, ठीक है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव वो दे देती हूँ। देखिए हमारे ना मेरे माइंड में एक सवाल था कि अगर यूएस ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है, अपनी डोमिनेंस को कायम करने के लिए मिलिट्री बेसिस बना सकता है, देन व्हाई नॉट मुस्लिम कंट्रीज आर डूइंग इट, ठीक है। तो मुस्लिम कंट्रीज में ईरान इज द ओनली कंट्री हु एक्चुअली मेड इट्स बेसिस, उसकी अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई है, ठीक है। उसकी प्रॉक्सी यमन में भी काम कर रही है, उसकी प्रॉक्सी इराक, सीरिया, इन सब जगह काम कर रही है। तो और आपको तो पता है कि वहां से फिर इजराइल इज अटैच्ड, ठीक है। तो इजराइल अपने आप को बचाने के लिए यूएस के साथ पहले इनको ऑब्वियसली वीक करेगा ना, उसको वीक करेगा अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो फिर उसे अब्राहम अकॉर्ड की तरफ भी जाना पड़ेगा, उसके अपने टाइज जो है वो स्ट्रेंथन करने होंगे कौन सी कंट्रीज के साथ जो ईरान को अपोज करते हैं, लाइक सऊदी, ठीक है, लाइक बहरीन और इन अदर कंट्रीज। तो ये सिर्फ एक जर्नल पर्सपेक्टिव है कि ईरान क्यों जो है अपनी रीजनल हेगेमनी यानी अपनी रीजनल डोमिनेंस को कायम करने के लिए सारी चीजें कर रहा है। बट दिस इज जस्ट अ जनरल पर्सपेक्टिव कि मैं चाहती हूँ आप सब इस पे रिसर्च करके आए, ठीक है। दिस विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, इस पे हम ईरान तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमने ईरान मतलब अब्राहम अकॉर्ड्स को ही कंटिन्यू करते हुए ईरान के ऊपर रिसर्च करनी है, और उसके साथ साथ हमने ये भी पता करना है कि सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान की क्यों दुश्मन है, मतलब उसके दुश्मन क्यों है, यानी है तो मुल्क इस्लामी कंट्री है, फिर क्यों दुश्मन है? हाँ एग्जैक्टली, तो आप अपने ये पॉइंट्स रखें ना अपने पास, बिकॉज अगर मैं सब कुछ डिटेल में बता दूं देन आई थिंक दे विल बी यू गाइस विल ओनली बी लुकिंग इनटू माय ओन पर्सपेक्टिव, जो मेरा एक स्कोप है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप अपना स्कोप बढ़ाएं, हो सकता है द एंगल आई एम लुकिंग एट यू विल नॉट बी लुकिंग इन दैट एंगल, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप अपना भी रिसर्च लेके आए। दिस इज द रिसर्च दैट आई गेव अप, वो जो हिंट दिया ना मैंने आपको छोटा सा, तो ये एक मेरा रिसर्च है। तो मैं चाहती हूँ आप जो है अपना रिसर्च लेके आए इस पे, ओके। एंड रिमेंबर द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस ईरान इन डेप्थ, उसकी प्रॉक्सीज लाइक कौन सी लाइक हिजबुल्लाह है, ओके, यमन में हिजबुल्लाह है एंड अदर इराकी मिलिट्रीज जो सीरिया में है, ये सारी देखिए उसकी प्रॉक्सीज हैं, और सीरियन इराकी मिलिट्रीज भी है who are backed by Iran, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो अच्छा ओके नीलम, आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी और फिर हम वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो यहाँ पे बात हो रही है कि कोई किसी को क्यों आने देगा अपनी कंट्री में, नंबर 1, और ईरान के पीछे सारे क्यों पड़े हुए हैं। जो मेरी थोड़ी सी रिसर्च है, आई एम जस्ट मेकिंग इट मोर ऑथेंटिक, बट अभी मैं इस रिसर्च ही कर रही हूँ। सबसे पहले पावर जो थी वो रशिया के पास थी, क्यों? क्योंकि उसके पास फ्यूल था। अमेरिका वाले जो पहले फ्यूल लेते थे वो किसी और तरीके से लेते थे, जमीन बेस नहीं था उनका फ्यूल, उसके लिए उनको काफी तरद्दुद करनी पड़ती थी। लेकिन रशिया के पास फ्यूल था सबसे बड़ा, अभी भी है। सेकंड जो है वो ईरान के पास है फ्यूल, और थर्ड जो फ्यूल जो डिस्कवर हुआ है वो गैस के जो फ्यूल्स हैं वो गजा के नजदीक है। इस वजह से पावर में आने के लिए ये लोग फ्यूल के जरिए, क्योंकि फ्यूल जो एक ऐसी चीज है जो कि इनको पावर देगी, मीन लाइक दे कैन डू ऑल ऑफ देयर एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द फ्यूल। वो चाहे चांद पे जाना हो तो चाहे वो जमीन के ऊपर किसी कंट्री में जाना हो, तो बिल्कुल उसी तरीके से लाइस बनाकर उनको ब्राइब करके मुसलमानों के खिलाफ करके, और जैसे अभी आपने कहा था कि योर एनिमी इज माई एनिमी, तो मिलके दोनों जो इस तरीके से कर रहे हैं, तो बेसिकली पावर में आने के लिए वो एक दूसरे को कर रहे हैं। ईरान की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे ना, जो कि इंशाल्लाह आपने जिस तरीके से कहा है, उसमें ईरान का ये है कि ईरान जो था वो सेकंड उभर रहा था यहाँ पर
फ्यूल के तौर पे, तो रशिया को सप्रेस कर रहा था, लेकिन वो अमेरिका का साथ नहीं जा रहा था। इस वजह से इन लोगों के दरमियान ये सारी अनबन हुई, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए यूएन ने। तो ये थोड़ी सी मैंने सोची, आई थॉट आई शुड पुट इनपुट इन दिस। थैंक यू। No, it is a great input. It is a great input. कि आपका इंसाइट बहुत अच्छा था एंड इट वाज, आई होप इस बाकी लोगों के लिए भी इतना इफेक्टिव हो। ठीक है, तो आई विल कंक्लूड माय टुडे सेशन। और कोई भी अगर एक्स्ट्रा सवाल हैं आप लोगों के रह गए हैं, देन प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई वुड लाइक टू नो कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो अभी कवर हो सकते हैं, वो भी फीडबैक में डालें। ठीक है, और एंड द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग रिसर्च वो भी फीडबैक में शेयर करें कि हु आर द पीपल हु आर वेरी गुड इन इट and who wants to be a part. ठीक है, and I will conclude the session here. जो भी अभी questions रहते हैं like फहमिद, नीलम, please feedback form में अपने questions डाल दें। This is from my side, Nurulan. Jazakallah khair for joining. Allah Hafiz.